आज के समय में चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन शायद हमारे लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि आज से करीब 40 साल पहले चीन की 90% आबादी गरीबी में रहती थी। तब चीन की केवल 20% आबादी ही शहरों में रहती थी। यह वही समय था जब चीन भूखमरी का सामना कर रहा था। तब चीन भारत से भी गरीब था। इस समय चीन का पूरी दुनिया की इकोनॉमी में योगदान 1.8% था। 90 के दशक में भारत की पर कैपिटा इनकम $309 थी, वहीं चीन की पर कैपिटा इनकम $331 थी। यानी इस समय भारत और चीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले भारत से भी गरीब देश था चीन, लेकिन आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गया। वहीं इस समय भारत और चीन की तुलना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले भारत और चीन की इकोनॉमी एक जैसी थी। तो चीन इतना आगे कैसे निकल गया और भारत इतना पीछे कैसे रह गया, और क्या चीन सुपर पावर बन सकता है। वैसे तो चीन का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, लेकिन चिंग डायनेस्टी आखिरी वंश था जो 19वीं सदी आते आते कमज़ोर पड़ गया, और इसी का फायदा उठाकर जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया, जिसे फर्स्ट साइनो जापान वॉर कहते हैं, जिसमें चीन की बुरी तरह हार हो गई। और इस कारण चीन को कोरिया प्रायद्वीप, ताइवान और मंचूरिया इन्हें जापान को सौंपना पड़ा। इसके बाद 1911 में चीन में क्रांति हुई और चीन में राजशाही को ख़त्म कर दिया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि चीन पर जो पिछले 300 सालों से जो मंचू लोगों का शासन चला आ रहा था वो अब ख़त्म हो चुका था। वहीं इस समय तक चीन कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका था। इन्हें जोड़ने का काम सन्यात सेन ने किया। इसके लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई, कुओमिंगतांग पार्टी, जिसमें चीन के सभी लीडर साथ मिलकर काम करते थे। लेकिन जब 1925 में सन्यात सेन की मृत्यु हो गई तो अब कुओमिंगतांग पार्टी में फूट पड़ गई। इस कारण अब कुओमिंगतांग पार्टी दो हिस्सों में बट गई। पहली नेशनलिस्ट पार्टी जिसके लीडर चियांग काई शेक थे, वहीं दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर माओ जेडोंग थे। लेकिन इन दोनों पार्टियों का लक्ष्य एक ही था, यूनिफाइड चाइना। लेकिन इन दोनों पार्टियों का यूनिफाइड चाइना वर्क कैसे करेगा, इस पर इनके अलग अलग विचार थे, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर डेमोक्रेसी के समर्थक थे, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग डेमोक्रेसी के समर्थक नहीं थे। वे चीन को एक कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते थे। इन दोनों पार्टियों के कारण चीन में एक सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ने लगी। जब चीन सिविल वॉर में बिजी था, तब जापान ने इसी का फायदा उठाकर चीन के सबसे बड़े प्रांत मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जहां एक तरफ जापान चीन के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा था, वहीं अब भी चीन सिविल वॉर में फंसा हुआ था। लेकिन फिर नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक साथ मिलकर जापान के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन इससे भी जापान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एक तरफ नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जापान के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ दोनों पार्टियां आपस में भी लड़ रही थी। चीन के इस सिविल वॉर में जापान को ही फायदा हो रहा था, क्योंकि उस समय जापान की सेना बहुत ही मजबूत थी और उसके पास उस वक्त के एडवांस हथियार थे। इस कारण चीन की सेना जापान के आगे टिक भी नहीं पा रही थी। जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया तो इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया। लेकिन अब भी चीन सिविल वॉर में फंसा हुआ था। जब जापान ने सरेंडर कर दिया तो अब लड़ाई केवल मेनलैंड चाइना को लेकर थी कि मेनलैंड चाइना पर किस पार्टी का अधिकार होगा, नेशनलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। वहीं इस समय माओ ने सोवियत संघ से मदद लेकर नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद अगले 4 सालों तक चीन में एक सिविल वॉर चला और आखिरकार फिर मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकार हो गया, और इसी के साथ चीन में सिविल वॉर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने चीन को कम्युनिस्ट देश घोषित कर दिया। तब माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता बने और दूसरी तरफ 1947 में
जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। इस समय भारत और चीन की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित थी, इसलिए माओ का मानना था कि विकास की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी था। लेकिन माओ की ज़्यादातर इकोनॉमी पॉलिसियाँ फेल रही। इसी वजह से 1961 आते आते चीन में भूखमरी के हालात हो गए, जिसमें करीब 20 मिलियन से 40 मिलियन लोग मारे गए। माओ ने 1976 तक चीन पर शासन किया, लेकिन इन 27 सालों में माओ की गलत नीतियों की वजह से चीन के हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन 1978 में चीन के लीडर डेंग जियाओपिंग बने। इन्होंने चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की। डेंग जियाओपिंग ने पूरी दुनिया से बंद पड़े कूटनीतिक रिश्ते फिर से बनाने शुरू किए। 1979 में अमेरिका और चीन के राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित हुए और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। विदेशी कंपनियों ने चीन में सस्ते श्रम व कम टैक्स का जमकर फायदा उठाया। डेंग जियाओपिंग ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए। इन्होंने किसानों को खुद के प्लांट्स पर खेती करने का अधिकार दिया। इस कारण किसानों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। तब भारत व चीन की पर कैपिटा इनकम लगभग सेम थी। 1978 में चीन की पर कैपिटा इनकम 175 अमेरिकी डॉलर थी, वहीं भारत की पर कैपिटा इनकम 210 अमेरिकी डॉलर थी। वहीं इस समय चीन का पूरी दुनिया की इकोनॉमी में योगदान 1.8% था। इस समय चीन की 90% आबादी गरीबी में रहती थी। तब 20% लोग शहरों में रहते थे। इसके बाद 80 व 90 के दशक में चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब निवेश किया। शुरुआत में चीन में छोटी छोटी चीज़ों का ही निर्माण होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीन में हर छोटी से बड़ी चीज़ों का निर्माण होने लगा। इस कारण चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हब बन गया। जहां 1991 में चीन की पर कैपिटा इनकम 131 अमेरिकी डॉलर थी, वहीं भारत की पर कैपिटा इनकम 309 अमेरिकी डॉलर थी। यानी इस समय दोनों देशों की पर कैपिटा इनकम लगभग बराबर थी। वहीं 2021 में भारत की पर कैपिटा इनकम 7 गुना बढ़ गई है। वहीं इस समय चीन की पर कैपिटा इनकम 35 गुना तेजी से बढ़ी है। इन आंकड़ों से साफ है कि चीन अब भारत से बहुत आगे निकल चुका है। वहीं चीन का फोकस एक्सपोर्ट पर था, क्योंकि 80 के दशक में चीन में 5.7% की औसत से एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई और 90 के दशक में चीन में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी 12.7% रही। वहीं साल 2000 से 2003 के बीच चीन में एक्सपोर्ट 20.3% से बढ़ा। इतना तेजी से विकास पूरी दुनिया में और कहीं नहीं हुआ था। वहीं चीन की तरक्की की एक वजह यह है कि शहरीकरण। इन्होंने 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और सड़क, हाउसिंग को तेजी से मॉडर्न बनाया है। इसी शहरीकरण की वजह से चीन में आज 100 से ज़्यादा शहर ऐसे हैं जहां की आबादी 1 मिलियन से ऊपर है। शहरीकरण की वजह से चीन सरकार ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को शहर में लाने में कामयाब हुई। ऐसा करने से रोजगार के साथ साथ कमाई बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी हुई। 90 के दशक में भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट में था। तब भारत के पास फॉरेन रिजर्व कुछ ही दिनों का बचा था। इसके बाद 1991 में भारत ने LPG रिफॉर्म लागू किए। इस फैसले से भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा। 1991 में भारत में सिर्फ $1 बिलियन ही फॉरेन रिजर्व था, लेकिन आज यह बढ़कर $660 बिलियन हो गया है। इस वक्त चीन में 108 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ऊपर है और 2025 तक चीन में शहरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। अगर भारत की बात करें तो इस वक्त 61 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 मिलियन से ऊपर है। लेकिन समस्या यह है कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। इसके पीछे कारण है। दरअसल भारत और चीन के विकास का तरीका बिल्कुल अलग है। चीन के GDP के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश किया, इसके साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। इस कारण इनकी इकोनॉमी में काफ़ी तेजी आई। जहां एक तरफ साल 2019 से 2021 तक भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 3.7% से कम होकर 2.8% हो गया है। वहीं चीन की बात करें तो 2019 से 2021 तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट 14.5% से बढ़कर 20.3% हो गया है। चीन में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने
तब इन्होंने देश में गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया, क्योंकि इनका मानना था कि लोगों को गरीबी से निकाले बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। आज चीन जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इस आधार पर वह खुद को सुपर पावर मानता है। क्या चीन सुपर पावर बन सकता है? अगर हम एक्सपर्ट की माने तो चीन भविष्य में कभी सुपर पावर नहीं बन सकता। इसके पीछे कई कारण हैं। चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को बड़ी सख्ती से लागू किया। इस कारण आज चीन में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों से कम है। यानी 2022 में चीन में 1.41 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 95.6 लाख बच्चों ने ही जन्म लिया। इस कारण 2035 तक चीन की 1/3 आबादी के लोगों की उम्र 60 वर्ष से ऊपर होगी। चीन में कमाने वाले कम और पेंशन पाने वाले ज़्यादा होंगे। फिर 2016 में सरकार इस पॉलिसी में छूट देते हुए अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की है, लेकिन अब चीन में युवा शादी से दूर भाग रहे हैं। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसमें से सबसे ज़्यादा देशों के साथ चीन के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसके अलावा चीन ने तिब्बत, शिजियांग और इनर मंगोलिया पर भी कब्जा कर रखा है, जो उसके हिस्से नहीं थे। इस कारण इन राज्यों में समय समय पर आज़ादी की मांग उठती रहती है। आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 2022 तक चीन का कुल ऋण उसके जीडीपी का 273% को पार कर गया है। IMF का कहना है कि 2028 तक चीन की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 4.5% के आसपास बनी रहेगी। बाद में 2028 से घटकर यह 3% रह जाएगी। चीन की ग्रोथ रेट लगातार धीमी होती जा रही है। चीन एक्सपोर्ट पर निर्भर है। अगर एक्सपोर्ट घटा तो सीधा चीन की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसके अलावा वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आज चीनी आर्मी में सोल्जर की कमी हो गई है। आज चीन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जरूर है, लेकिन बाकी हर पैमानों में वह अभी बहुत कमज़ोर है। बाकी आपको क्या लगता है कि चीन कभी सुपर पावर बन पाएगा?